January session results are out. I hope you have scored well in that session. And if not, don't lose hope because still you have the second chance in the April session, right? And this time you have almost revised your class 12th topics because of your board exams. And after 9th March, you will just complete your all board exams, and you have around 20 days in which you can thoroughly revise your class 11th topics. Just go for important formulas and whatever the important things are there, revise it completely, and I will try to cover important topics, high weightage topic, right? And I was also busy in exams, final exams, and classes, so I even couldn't record the videos, but now I will cover most important topic, that is laws of motion. So let's start with the first question. What's the question here? So laws of motion में क्या है कि generally the question is from inclined plane. If you'll observe, inclined plane is most important in the laws of motion. And laws of motion में आपको ना बहुत ज्यादा याद नहीं करना होता, because what is that, यहाँ पे हमें नेट फोर्स को देखना होता है. नेट फोर्स, किसी भी सिस्टम पे जो भी नेट फोर्स लगता है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर दो, राइट? एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम देन उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, राइट? तो कॉन्सेप्चुअल होता है, इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो समझ में आता है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और इंक्लाइन प्लेन पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दैट? In this question, a small block of mass m slides down from the top of the frictionless inclined plane. So what you must observe, that is, it is frictionless. It is what? This is frictionless. That means you need not to consider the friction, that is mu n. हमें ignore करना है. Inclined surface है, while the inclined plane is moving towards left. हाँ, अब important चीज क्या है? Inclined plane itself moving towards left with the acceleration a naught. Right? Frictionless है, okay, question is simple. But one thing it is given that inclined plane is moving. राइट? तो ऑब्जेक्ट तो इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करेगा, बट इंक्लाइन प्लेन इज ऑल्सो मूविंग. सो हियर व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? तो फ्री बॉडी डायग्राम एफवीडी बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए, राइट? तो ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप एफवीडी बनाओगे यहाँ पे, तो मैं इसको रीड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे. So this is the inclined plane, angle is theta. अगर मैं मास को यहाँ पे ले लेती हूँ तो ओवरऑल यू ऑल नो दैट इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा g, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड यहाँ पे जो एंगल हो जाता है, दिस इज theta, right? Because this is theta, 90 minus theta, and this is theta, right? So अगर आप mg को रिजॉल्व करोगे, इट विल बिकम mg cos theta, और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो इसका कंपोनेंट आता है, दैट इज mg sin theta. यहां तक तो सिंपल है. mg sin theta फ्रिक्शनलेस है, हमें म्यू एन वगैरह कंसीडर नहीं करना, फ्रिक्शनलेस गिवन है. बट इंक्लाइन प्लेन इज मूविंग, इंक्लाइन प्लेन इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट. दैट मींस हियर देयर विल बी अ स्यूडो फोर्स. स्यूडो फोर्स, अगर मैं इस ब्लॉक के लिए वीडियो बना रही हूँ तो इस ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा. स्यूडो फोर्स इज अ काइंड ऑफ फॉल्स फोर्स. अगर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम देखते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर इंक्लाइन प्लेन लेफ्ट जा रहा है तो राइट साइड में इस पे क्या लगेगा? एक स्यूडो फोर्स लगेगा. तो मैं उसको ड्रॉ कर लेती हूँ. स्यूडो फोर्स, ये इंक्लाइन प्लेन लेफ्ट जा रहा है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड. तो दिस इज एम ए नॉट, राइट? सो एम ए नॉट को भी अगर मैं रिजॉल्व कर लूँ तो व्हाट इट विल कम, राइट? तो करस्पॉन्डिंगली अगर देखोगे तो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. तो एम ए नॉट का एक कंपोनेंट, यू कैन राइट इट हियर, एम ए नॉट का कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट विल बिकम एम ए नॉट कॉस थीटा, राइट? एंड द वर्टिकली डाउनवर्ड ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दिस विल बिकम एम ए नॉट साइन थीटा, राइट? तो वर्टिकली तो कोई मोशन हो नहीं रहा, तो ये वाला कंपोनेंट सीधे इसके इक्वल हो जाएगा. लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? अज्यूमिंग दैट द टाइम इट टेक्स टू रीच द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि ब्लॉक अगर इधर से तुमने इसको फ्रीली रिलीज किया तो कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द
लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो एक चीज आप कर सकते हो कि इंक्लाइन प्लेन की लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसको कितना कवर करना पड़ेगा वो एल के टर्म में निकाल लो, बिकॉज जो ऑप्शंस गिवन है वो एल के टर्म में गिवन है, राइट। तो ये अगर एल है तो डेफिनेट सी बात है कि हम इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस से क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन, अगर मैं जिसको एक्स मान लूं, इंक्लाइन प्लेन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, एल बाई एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल बाई कॉस थीटा। तो ये तो हमारे पास हो गया, इतना डिस्टेंस इसको कवर करना है, तो हमें टाइम निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे मेनली मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा कि नेट एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक डाउनवर्ड्स जाएगा, राइट, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जिसका कंपोनेंट आ रहा है दैट इज एम ए नॉट कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड आ रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, सिंपल होता है, अगर मान लो कोई चीज पे 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नेट क्या लगेगा, ना 5 ना 3, 2 लगेगा लेफ्ट साइड, राइट। तो क्या होता है कि नेट फोर्स के लिए हम दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इस पे नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है, मैं एफ नेट लिख देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, नेट फोर्स मेरे पास आ जाएगा, इट विल बी एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा, राइट। तो अगर नेट एक्सीलरेशन में निकालूं, क्योंकि मुझसे टाइम पूछ रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द टाइम। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए फोर्स अपॉन मास करना पड़ता है, तो मास से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो एक्सीलरेशन आएगा, इसको मास से डिवाइड करो पूरे को, तो m और m कैंसिल होगा, इट विल बी g साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा। तो अगर तुमने प्रैक्टिस किया हो तो तुम डायरेक्टली भी एक्सीलरेशन लिख सकते थे। तुम्हें पता था कि फ्रिक्शन लेस के लिए जी साइन थीटा डाउनवर्ड होता है और एक्सीलरेशन अपवर्ड की तरफ आ रहा है ए नॉट कॉस थीटा, तो दोनों अपोजिट है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा विल बी द नेट एक्सीलरेशन जिससे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, राइट। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी कितनी है, दैट इज एल बाय कॉस थीटा। ut 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ए आपका कितना है, दिस इज जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा, ये ए हो गया एंड टी स्क्वायर, इसके बाद कुछ नहीं, बाई क्रॉस करके टी निकाल लो, हो गया, ठीक है। तो इफ आई जस्ट वांट टू राइट द वैल्यू ऑफ टी, आई विल गेट दिस स्पेस समवेयर, तो टी की वैल्यू यहां से बाई क्रॉस करी मैं, तो टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, बाई क्रॉस करेंगे तो आएगा 2l अपॉन cos थीटा टाइम्स g sin थीटा माइनस ए नॉट cos थीटा, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा टाइम की वैल्यू। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया है कि 2l अपॉन आ रहा है, राइट, 2l अपॉन g sin थीटा, 2l अपॉन जी साइन थीटा, अच्छा ये टर्म आ रहा है, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जी साइन थीटा कॉस थीटा अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा। तो हमें जो ऑप्शन दिया है वो साइन 2 थीटा के टर्म में दिया, दैट मीन्स तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं डिनोमिनेटर में और 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा 4l, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बिकम साइन 2 थीटा, राइट। और ये जो आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम कभी भी क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, राइट। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इन्होंने लिखा ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4l, सो द आंसर विल बिकम 4l, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था इसलिए हो गया 4l अंडर रूट का, और ये बन जाएगा जी साइन 2 थीटा, जी साइन 2 थीटा माइनस ए नॉट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स ऑप्शन ए आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन में क्या किया था हमने, इसको पहले जी साइन थीटा नेट एक्सीलरेशन निकालना है, तो क्वेश्चन करके उसको खत्म मत कर दिया करो कि क्वेश्चन हमने बना लिए, एक दिन में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाने थे, गिनती के बना लिए, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर आपने 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी सॉल्व किए ना, तो यू मस्ट नो हाउ you have solved it, what was your approach। अगर आपको टाइम निकालना है तो फर्स्ट यू मस्ट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बाद में तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के उसके अंदर उसको यूज करके यू विल हैव टू कैलकुलेट द टाइम, राइट। तो पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, राइट, समझ आ गया। सो आंसर इज फर्स्ट पार्ट, इसके बाद मैथ्स लगी जाती है फिजिक्स में। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2
इज अगेन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, इसमें इंक्लाइन प्लेन है एंड 30 डिग्री का दिया हुआ है, और दिस टाइम फ्रिक्शन इज गिवन, राइट? तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ द ब्लॉक इज √3/2, दैट मीन्स इसको लिख लेते हैं म्यू इज इक्वल टू √3/2 हो गया, एंड द डायग्राम इज नॉट गिवन, तो हम डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा इंक्लाइन प्लेन, एंड द एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ऑब्जेक्ट का मास है दैट इज 5 kg, एंड इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री पे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका दिया है √3/2, एंड द फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द block will move without acceleration. तो this line is very important, without acceleration. तो without acceleration का मतलब होता है उस पे नेट फोर्स जीरो है, विदाउट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि ऑब्जेक्ट उस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट? तो एक्सेलरेशन को जीरो करना है, यानी कि जो फोर्सेस है उनको इक्वेट करना है। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मुझे पता ही है कि यहाँ पे लगता है फोर्स mg sin थीटा, क्योंकि इसको जब रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे mg आता है, ये आता है नॉर्मल रिएक्शन, तो mg sin थीटा इस साइड लग जाता है, राइट? अब इसके बाद क्या है कि अगर मुझे कह रहा है कि विदाउट एक्सीलरेशन, क्योंकि ये फ्रिक्शन वाला कोर्स है, क्वेश्चन है, राइट? इसमें फ्रिक्शन दिया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज गिवन, तो फ्रिक्शन मींस क्या हुआ कि फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगा देंगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हें पता होती है, दिस इज म्यू एन, राइट? तो एन को अगर तुम देखोगे तो यहाँ से अगर रिजॉल्व कर लो तो ये वैल्यू आती है कितनी, mg है, और ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये होता है mg cos थीटा। So n is equal to mg cos theta. So frictional force is mu n, तो mu mg cos theta हो जाएगा। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, क्या तुम्हें कुछ फोर्स अप्लाई करना है, अपने आप ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये पूछ रहा था द फोर्स टू बी अप्लाइड, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, द फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक विल मूव विदाउट एक्सेलरेशन, दैट मींस लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पे हमने F फोर्स लगाया, तब जाकर के ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा, राइट? तो यहाँ पे F प्लस mg sin थीटा, F प्लस mg sin थीटा विल बी इक्वल टू म्यू n, और n को मैं डायरेक्टली mg cos थीटा लिख सकती हूँ, राइट? तो अब यहाँ से वैल्यूज को पुट करना है, कुछ करना ही नहीं है, राइट? तो वैल्यूज को फटाफट पुट कर देते हैं। तो F मुझे कैलकुलेट करना है, और M मास मुझे दिया था 5, G है 10, तो mg हो जाएगा 50, और mg हो जाएगा 50, और साइन 30 डिग्री दिया एंगल, साइन 30 विल बिकम 1/2 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू गिवन है √3/2, तो √3/2 लिख देते हैं, और √3/2, और mg तो मास 5 into 10 इट विल बिकम 50, एंड cos 30 विल बिकम √3/2, सो व्हाट विल बी देयर, ये तो आपका 25 हो गया, और यहाँ से भी देखोगे तो ये 25 हो गया, और 25 3 जा 75, 75/2 आ रहा है, यहाँ से 75/2 माइनस 25 F इज इक्वल टू, राइट? तो 75/2 कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली कितना हुआ, 2 3 जा 6 और 2 37.5, 37.5 माइनस 25, 37 माइनस 5 ये आ जाएगा 12.5, राइट? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12.5। तो 12.5 न्यूटन फोर्स अगर आप लगाते हो डाउनवर्ड, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव डाउन करेगा, करेक्ट? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सब बस फोर्सेस को इक्वेट करना था, यही खास बात है लॉस ऑफ मोशन की, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना होता। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m falls from the rest through a resistive medium having a resistive force F is equal to minus kV। अब ध्यान देना, ये कोई क्वेश्चन है, अगर तुमने फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें पढ़ते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को ग्लिसरीन में ड्रॉप किया, तो बॉल जब नीचे जाती है तो वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, बट जो रेजिस्टिव फोर्स लिक्विड प्रोवाइड करता है वो अपथ्रस्ट अपवर्ड लगाएगा, अपथ्रस्ट लगेगा, उस पर विस्कस फोर्स लगेगा, जो उसको क्या कर देता है, बैलेंस आउट कर देता है। और उसके बाद एक्चुअली जैसे तुमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया किसी लिक्विड में, ठीक है, तो जब कोई फोर्स अपोज करता है देन दैट फोर्स इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स, सिंपल। तो एक तो फोर्स उसके ऑब्जेक्ट पे लगता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg, राइट? और अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स, बॉइंट फोर्स जो भी लग रहा है, यहाँ पे इस केस में इन्होंने दिया है माइनस, माइनस साइन का मतलब ये कि रेजिस्टिव है, तो मैंने डायरेक्शन अपवर्ड बना दिया उसका। तो उसके बाद भी वो अगर नीचे जा रहा है, दैट मीन्स उस पे ओवरऑल एक पॉइंट आता है जहां पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे जब तुमने ड्रॉप किया है तो रेस्ट से, तो यहाँ तो खैर मुझे ज्यादा कुछ बताना नहीं था, ऑप्शन से ही बताना था कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो ये ऑप्शन तो सामने से गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी, मैं वीटी ग्राफ बताना था इसका।
इन तीनों में हो सकता है, इन तीनों में भी देखो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये देखो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और यहाँ रेजिस्टिव फोर्स लगा है, तो वेलोसिटी ओवरऑल क्या करेगी, जाकर पहले तो एक्सेलरेट कर रहा है वो जी से, जिसने ड्रॉप किया है तो उसको नीचे जाएगा ही जाएगा, तो एक्सेलरेट करेगा लेकिन एक पॉइंट पे आकर के कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें भी देखो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, गलत हो गया। तो ऑप्शन तो यही है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी और एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आकर के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी वो अचीव कर लेगा, दैट विल बी द कांस्टेंट। इसमें एक चीज और पूछ सकता था ये क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी दैट टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। अगर ये कैलकुलेट भी करने को आ जाता तो भी तुम निकाल देते। कैसे? कि अगर मेरे पास नेट फोर्स मैंने कितना निकाला, यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, mg माइनस kv, ये मेरा नेट फोर्स हुआ। अगर पूछ ही लेता कि टर्मिनल वेलोसिटी बता दो, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ जाती, इसको 0 के इक्वल कर देते, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाता है टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आती वो आती mg बाई k, तो mg बाई k एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। इसीलिए वो आकर के एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जा रहा है। सो ऑप्शन इज सी, राइट। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। Next question. Flexible chain of mass m hangs between two fixed point at the same level. तो सबसे पहली चीज क्या होता है ना, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए क्वेश्चन रीड करके कि what the question is talking about, राइट। तो अगर मैं 2 पॉइंट ले लेती हूँ, ये पॉइंट A है और एक ये पॉइंट B है, इस पे मैं एक चेन ऐसे करके ऐसे लगा, right. Chain of mass m hangs between two fixed point at the same level. The inclination of the chain with the horizontal at the 2 points is 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो इसने इंक्लिनेशन है ये 30 डिग्री दिया है, ये भी क्या है 30 डिग्री दिया है, राइट। कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द ईच हाफ ऑफ द चेन, टेंशन ऑफ द चेन एट द लोवेस्ट पॉइंट, राइट। ओके, तो मुझे लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे कितना टेंशन होगा। तो फोर्स टेंजेंट के अलॉन्ग लगता है, तो इस पॉइंट को मैं सी मान लेती हूँ, तो इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो टीसी इधर लग रहा है, राइट। तो अगर ये सस्पेंडेड है चेन, यहाँ पे ये तुम्हारी चेन है, ये सस्पेंडेड है, तो इस पे जो टेंशन लगेगा, यहाँ पे ये टेंशन लगेगा इसकी टेंजेंट के अलॉन्ग, इसको टीए बोल देती हूँ। और ये हाफ चेन है, आधी चेन को अगर लेते हैं, पूरी चेन का मास अगर m है, फुल चेन का मास अगर m है, तो अगर मैं हाफ चेन का एफवीडी बनाऊं, तो हाफ चेन का अगर एफवीडी बनाओगे तो हाफ चेन के लिए इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, यानी कि इसका वेट क्या हो जाएगा, mg/2 हो जाएगा, ये वेट हो गया। तो मैं सिर्फ हाफ चेन को कंसीडर कर रही हूँ, राइट। इधर लेफ्ट साइड को कंसीडर कर रही हूँ कि इधर का ही वेट ले ले रही हूँ, और एक ही साइड से, क्योंकि दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से कहीं से भी कैलकुलेट करोगे सेम ही आएगा, तो एक ही साइड से कैलकुलेट करके हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो टेंशन है, अगर मैं इसको यहाँ रिजॉल्व कर लेती हूँ, तो ये वाला एंगल 30 है, तो वर्टिकली अपोजिट देखोगे तो ये एंगल 30 हो जाएगा, और टेंशन को रिजॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम TA cos 30 एंड दिस विल बिकम TA sin 30, राइट। तो अगर इट इज इन इक्विलिब्रियम, क्या बोल रहा है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर आपका ये चीज इक्विलिब्रियम में है, राइट, तो अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड के इक्वल कर दो, लेफ्ट वाला राइट के इक्वल कर दो, तो दैट इट विल बिकम TA sin 30 विल बी इक्वल टू mg/2। तो TA sin 30 इज इक्वल टू mg/2, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना इधर लग रहा है, TA cos 30 इस TC के इक्वल हो जाएगा, तो TA cos 30 will be equal to TC। तो मुझे TC ही चाहिए, टेंशन ऑफ द चेन एट द लोवेस्ट पॉइंट, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट TC ओनली, राइट। तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो TA कैंसिल हो जाएगा, एंड sin 30 अपॉन cos 30 विल बिकम tan 30, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, mg/2 TC। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, राइट। सो इट विल बिकम 1/√3। तो यहाँ से बाई क्रॉस करके TC निकालोगे तो इट विल बी √3 mg/2, √3 mg/2, तो √3/2 mg। आंसर इज ये पार्ट, बाई क्रॉस करके यहाँ से TC की वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, बस रिजॉल्व करना था डायग्राम बना के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं, इसमें गिवन है डायग्राम। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन, राइट। तो यहाँ पे हमें 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं, और ब्लॉक्स के संग ये पुली भी लगा रखा है, राइट। तो ये जो पुली है, तो इसका सेम थ्रेड होता है, तो तुम्हें पता है कि सेम टेंशन होता है, सेम थ्रेड मीन्स सेम टेंशन। तो ये भी टेंशन T होगा और ये भी टेंशन क्या होगा, T होगा। तो ये तो समझ आ गया, चलो ये T है और ये T है, और इसके हमें वेट दे रखे हैं क्या, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 8। तो इसको सिंपली अगर मैं सबके डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शंस लिख दूं, तो इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा,
इस पे 4 है तो 4g, जी हमें 10 लेना है, राइट। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं इसको लिख देती हूँ, N1 इसका कितना हो जाएगा 40 न्यूटन mg, 4 इंटू 10 40 न्यूटन हो जाएगा। इस पे क्या है, इस पे ये दोनों काउंट होंगे एक संग, तो 4 प्लस 6 दैट मीन्स 10, तो 10 का mg करोगे तो 10 इंटू 10 यानी कि इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 100 न्यूटन, राइट। और इस पे देखोगे तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, तो इसका N3 आ जाएगा तुम्हारा 18 इंटू 10, mg करोगे 18 इंटू 10 यानी कि 180 न्यूटन, राइट। तो हमने N1 N2 N3 इसलिए निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस, दैट मीन्स इसके बीच का स्लाइडिंग है तो भी 0.5 है, ये भी और इसका भी, 3 जगह फ्रिक्शन लगेगा। और जहां जहां पे नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए म्यू एन होता है, किसी के लिए भी म्यू एन होता है, एन तो तुमने निकाल ही लिया है, राइट। तो फ्रिक्शन है, बस म्यू हमें हर जगह का 0.5 दिया है, तो 0.5 1/2 होता है, तो हम सब सिंपली सबका फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। इसका फ्रिक्शन 20 हो गया, इसका 50 हो गया, इसका 90 हो गया, राइट। तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है। तो फाइंड क्या करना था, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक सी विद द कांस्टेंट स्पीड। अब चाहते क्या हो कि जो ये जो इस पे कितना फोर्स लगा, लेफ्ट साइड कितना फोर्स लगा है कि ये कांस्टेंट स्पीड से जाए, तो कांस्टेंट स्पीड का सेम फंडा है, कांस्टेंट स्पीड के केस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 का मतलब इस पे लेफ्ट साइड तो एक फोर्स F दिया है, राइट साइड से इसको बैलेंस कर दो, राइट साइड में जितने फोर्स लगेंगे, तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे बस ये चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो इसने फोर्स दिया ही है F, राइट साइड में देखो इस पे क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, और क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा क्या लगता है, मोशन के अपोजिट लगता है, तो अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बना लूं तो इस ब्लॉक पे इस साइड लग रहा है F और इस साइड लग रहा है एक टेंशन T, और फ्रिक्शन दोनों इस साइड लग जाएगा, दोनों का मतलब एक फ्रिक्शन इस सरफेस की वजह से होगा, एक फ्रिक्शन अपर एंड बॉटम दोनों सरफेस की वजह से फ्रिक्शन होगा, राइट, क्योंकि हर सरफेस पे फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे जो दोनों फ्रिक्शंस होंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, इसको मैंने N2 लिया है तो म्यू N2, इसको N3 लिया है तो म्यू N3, राइट। तो ये दोनों, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए मैं इनके दोनों फोर्सेस को, इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। तो F किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू N2 प्लस म्यू N3 प्लस T, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन तुम बी ब्लॉक के एफबीडी से बना लो। तो बी ब्लॉक का अगर हम एफबीडी देखते हैं, बी ब्लॉक पे क्या है, इस पे टेंशन लग रहा है, इस तरफ टेंशन लग रहा है, तो इस तरफ मोशन है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन इस पे देखो, इस पे भी 2 फ्रिक्शन लगेंगे क्योंकि ये ब्लॉक भी बीच में है, इसमें अपर सरफेस बॉटम सरफेस दोनों की वजह से फ्रिक्शन लगेगा, तो इसके से फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू N1 और म्यू N2। तो T की वैल्यू आ जाएगी म्यू N1 प्लस म्यू N2। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर देती हूँ, म्यू N1 की वैल्यू, N1 निकाल चुके थे, म्यू 0.5 है, 0.5 मतलब हाफ, तो म्यू N1 मेरा हो जाएगा 20 40/2, और म्यू N2 हो जाएगा 100/2 यानी कि 50, यानी कि T हो जाएगा आपका 70। तो T अगर 70 आ गया तो हमें कैलकुलेट क्या करना था, फोर्स F, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में T को पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में T को अगर पुट करोगे तो म्यू N2 ऑलरेडी तुम्हें पता है कि 50 है, और म्यू N3 180/2 यानी कि 90 है, और T कितना है, T मैंने निकाल लिया था 70, तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 160 एंड यह जा रहा है तुम्हारा 210, कितना आ जाएगा 210 आ रहा है ना, हाँ ठीक 210, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था, इसमें ऑप्शन नहीं है, 210 इज आंसर। तो इसमें भी क्या था, देखो क्वेश्चन अच्छा था फिर भी, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन भी यूज किया गया था, और दोनों तीनों ब्लॉक के ऊपर तुम्हें दोनों सर्फेसेस के लिए इन फोर्सेस को बैलेंस आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक। Spring of force constant 15 Newton per meter is cut into 2 pieces if their ratio of their length, चलो ठीक है बना लेते हैं, अच्छा ठीक है, then the force constant of the smaller piece का तुम्हें force constant निकालना है, ओके। तुम्हें पूरी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट पता है, और इस स्प्रिंग को तुमने कट कर दिया है 1:3 में, 1:3 के रेशियो में कट कर दिया, राइट। तो अगर मैंने पूरी स्प्रिंग का लेंथ सपोज L ले लिया, करेक्ट, तो ये जो वाला लेंथ कितना हो जाएगा L/4, और ये कितना हो जाएगा 3L/4, राइट। तो मुझे ये स्मॉलर पोर्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है, और पूरे का दिया हुआ है, राइट। तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में क्या पता होता है कि F = kx होता है, F = kx होता है, और अगर कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास जो kx का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है,
कांस्टेंट। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, k1x1 इज इक्वल टू k2x2, राइट। तो मुझे स्मॉलर वाले लेंथ के लिए चाहिए, तो स्मॉलर वाले को स्मॉलर का मैं सपोज कर लेती हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, राइट। तो k1 इंटू एल बाई फोर, k1 इंटू एल बाई फोर, और k2 में पूरी फुल स्प्रिंग को ले रही हूँ, फुल स्प्रिंग तो फुल लेंथ, तो फुल स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है 15, और फुल लेंथ कितनी है l, तो ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो जो स्मॉलर का कांस्टेंट आ जाएगा 15 4 जा 60 न्यूटन पर मीटर, तो 60 इज योर आंसर, राइट। तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल था, इसमें बस k1x1 k2x2 को इक्वेट करना था। अगर l/4 यानी कि स्मॉलर वाले लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा था और फुल लेंथ का तुम्हें 15 दिया था, तो फुल लेंथ इंटू 15, तो ये 15 लिखा है मैंने, फुल लेंथ इंटू 15 इज इक्वल टू स्मॉलर इंटू लेंथ, करेक्ट। तो दिस वाज द इजी क्वेश्चन। The block is sliding down on an inclined plane slope theta and at an angle at an instant t is equal to 0. This block is given an upward momentum. सपोज तुमने उस पर बैट घुमा दिया, ठीक है, बॉल नीचे आ रही है, तुमने उसको ऐसे घुमा दिया, तो उसको अपवर्ड एक मोमेंटम दे दिया है विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर, देखो अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो फाइनली तो उसकी वेलोसिटी 0 होनी ही है, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको नीचे ले ही जाएगी, राइट। तो अगर मैंने उस पर अपवर्ड मोमेंटम दे भी दिया इनिशियल वेलोसिटी u के संग, तो फाइनली एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये भी पूछ रहा है कि बिफोर इट वेलोसिटी बिकम 0 हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रैवल। तो देखो क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना है, बस 9th का बोलूं मैं, इंक्लाइन प्लेन नहीं होता है 9th में, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये तो पता है कि कुछ फ्रिक्शन नहीं बोला है, दैट मीन्स हम इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना ले सकते हैं, g sin थीटा, और इफ द ब्लॉक इज अपवर्ड मोमेंटम इसको दिया है, राइट। तो सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, टाइम नहीं गिवन है, तो ओके थर्ड लगा दो। तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों पता है, राइट। तो थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल तुमने दी है u स्क्वायर, और अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड जा रहा है, तो यानी कि रिटार्ड ही करेगा, तो यानी कि माइनस का 2a, एक्सेलरेशन कितना है g sin थीटा, इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन कितना होता है g sin थीटा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, ठीक। तो और s मुझे निकालना है, तो यहां से तो s की वैल्यू आई गई ना, u स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, है ना, u स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा। तो कुछ बच्चों ने तो इसको मेंटली भी सॉल्व कर दिया होगा। Large drum having radius r is spinning around its axis with the angular velocity omega as shown in the figure. The minimum velocity omega so that the body of the mass, ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराते भी है कई बार, कि जैसे ये तुम इसको रोटेट करा रहे हो सिलेंडर को, और ये होगा क्या कि ये मास नीचे नहीं गिरेगा, होता क्या है कि ग्रेविटी से इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन हम उसको ऐसी स्पीड से विल कराते हैं, जैसे कि वो वाला जो बाइक रेसिंग वाला नहीं होता, जिसमें एक वेल के अराउंड बाइक चलाता है, राइट, और वो बाइक गिरती नहीं है, एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करनी होती है, तो पर्सन गिरेगा नहीं, अदरवाइज तो गिर ही जाएगा, राइट। या फिर जैसे कि तुम किसी चीज को विल कर रहे हो और वो स्टोन नीचे नहीं जा रहा, राइट, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि फोर्सेस बैलेंस आउट हो रहे हैं, राइट। तो कौन सा फोर्स किससे बैलेंस होगा, ये ध्यान देना, कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे वेट तो लगना ही है, तो वेट तो नीचे उसको ले जाएगा ही, वेट के अपोजिट यहाँ पे क्या लगता है, अपोजिट क्या लगेगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जैसे कि जहां पे टेंडेंसी ऑफ द मोशन होती है, टेंडेंसी ऑफ द मोशन के अपोजिट जो लगता है वो हमारा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके वेट को मैं बैलेंस कर लेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और ध्यान देना, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये हमारा सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगा दो नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर लेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल के इक्वली होता है, दैट मींस mv स्क्वायर अपॉन r होता है, और v को r ओमेगा पुट कर दें, अगर ओमेगा के टर्म में लिखना है तो आई कैन राइट इट mr ओमेगा स्क्वायर। सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहां से बस फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mr ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको mg से इक्वेट करेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू n, तो म्यू मुझे दिया है कुछ, अच्छा ठीक है, म्यू के टर्म में आंसर पूछ रहा है, तो म्यू इंटू n, n मैंने बता दिया कि इसके इक्वल होगा mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg, तो m कैंसिल आउट, तो यहां से मुझे क्या चाहिए था, ओमेगा चाहिए था, ओके। क्या चाहिए था मुझे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो बैलेंस करेगा ही, ये मिनिमम निकाल रही हूँ मैं, क्या निकाल रही हूँ, मिनिमम ही निकाल रही हूँ, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ g अपॉन
ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ जी बाई म्यू आर, जी बाई म्यू आर। सो फर्स्ट पार्ट इज आंसर, राइट। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना था, है ना। तो दो इक्वेशंस थी क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस करनी थी बस। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन आया था इस बार लॉज ऑफ मोशन से, तो हर मतलब तुम्हें पेपर में एक एक क्वेश्चन तो मिला ही होगा, किसी में 2 भी मिला होगा, ठीक है। तो द 4 kg ऑफ मास मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड। तो मुझे फोर्स गिवन है वो भी आई जे के टर्म में, दैट मीन्स ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। और इफ द मास स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0, द वेलोसिटी भी निकालनी है, पोजीशन भी निकालनी है, राइट। तो वेलोसिटी और पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड्स निकालनी, तो 2 सेकेंड्स के बाद यू नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड पोजीशन। तो अगर मुझे फोर्स गिवन है तो हम एक्सीलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। तो एक्सीलरेशन निकाल लो, तो इसको मास से डिवाइड कर दो, मास मुझे 4 kg दिया ही है, मास से डिवाइड करोगे, इसको फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे, 4 कट जाएगा, इट विल बिकम टी क्यूब आई माइनस 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो 3/4 टी जे। तो ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकलती है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना, इंटीग्रेट कर लो, ठीक। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करके डायरेक्टली लिख देती हूँ तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/4 और 3/4, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 जे, सिंपल। अब टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछ रहे हैं ना, टी को 2 पुट करो, आंसर आ जाएगा। टी को 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 16, 16/4 इज 4, सो इट विल कम 4i। और टी को 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, सो इट विल कम 3/2 जे। तो 4i माइनस 3/2 जे, ये वेलोसिटी आ रही है। तो 4i माइनस 3/2 जे यहाँ पे भी और भी कहीं है, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, यानी कि मुझे निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो वेलोसिटी को एक बार और अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने आर से लिखा है, हम एक्स से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो 1/4 तो है ही, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 5/5, सो इट विल कम टी की पावर 5/5 आई माइनस 3/8 था ही, टी स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 जे। तो 3 से 3 गया, और अब फिर से टी को 2 पुट कर दोगे तो पोजीशन आ जाएगी, टी को 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 32, 2 की पावर 5 इज 32, और 4 8 जा 32, दैट मीन्स इट विल बिकम 8/5, 8/5 ए, और इसमें टी को 2 पुट करोगे तो 8 8 कट जाएगा, इट विल बिकम माइनस जे। तो 8/5 माइनस जे, यानी कि ए पार्टी आंसर है 8/5 माइनस जे। तो देख क्या देखा हमने क्वेश्चन में कि अगर मुझे फोर्स दिया है, फोर्स से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी, उसके इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट। सो अगेन द क्वेश्चन वाज सिंपल। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉज ऑफ मोशन में कोई बहुत फॉर्मूले नहीं होते। इंक्लाइन प्लेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तुम्हें ये सब बेसिक्स पता होने चाहिए कि किसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, किसको डिफरेंशिएट, कि वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सीलरेशन आता है और एक्सीलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी आता है, दिस मस्ट बी क्लियर। और जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर, वी को आर ओमेगा पुट करोगे तो ये आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू होता है स्प्रिंग का माइनस के एक्स, ठीक। तो आई थिंक दिस थिंग इज कंप्लीट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप समझ आ गया होगा, राइट। ओके, थैंक यू।